Welcome to GV Tech Talks podcast. आज हम ऊर्जा के एक कण का पीछा करने वाले हैं। उसकी यात्रा शुरू होती है सूरज से, फिर वो एक पत्ती में कैद होता है, वहां से वो एक जानवर के शरीर में पहुंचता है और आखिर में उसकी कहानी हमारी अपनी कोशिकाओं में खत्म होती है। ये पोषण यानी न्यूट्रिशन की कहानी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये समझना है कि कोई भी सजीव मतलब कोई भी ऊर्जा कैसे हासिल करता है। हम पौधों की रसोई से लेकर इंसानों के कॉम्प्लेक्स पाचन तंत्र तक की पूरी यात्रा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अध्याय में पूछे गए सभी जरूरी सवालों के जवाब भी मिल जाएं। हाँ, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। कहानी का पहला पड़ाव, जीव अपना खाना लाते कहाँ से है। किताब में दो मुख्य किरदारों का जिक्र है, स्वपोषी और परपोषी। असल में जीवों को इसी आधार पर बांटा गया है कि वे अपना खाना कहाँ से लाते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स वो जीव है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, वे किसी पर निर्भर नहीं है। वे बस सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी और खनिज लेकर अपने लिए ऊर्जा बना लेते हैं। सारे हरे पौधे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो वो इस धरती के असली शेफ हुए। एकदम। और हम सब जो अपनी सब्जियां उगा तो सकते हैं पर उन्हें सूरज की रोशनी में रखकर बना नहीं सकते, हम परपोषी यानी हेटेरोट्रोफ्स हुए। ठीक समझिए आप। परपोषी वो हैं जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है, चाहे वो पौधों को खाएं या उन जानवरों को खाएं जो पौधों को खाते हैं। इंसान, जानवर, फफूंद, हम सब इस दुनिया के उपभोक्ता हैं, उत्पादक नहीं। इसीलिए किताब में पौधों को सार्वभौमिक भोजन प्रदाता या यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर्स कहा गया है। बिल्कुल। यानी पूरी खाद्य श्रृंखला की नींव वही रखते हैं। अगर पौधे न हों तो ऊर्जा का ये खेल ही खत्म हो जाएगा, को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए, तो फिर पौधों की इसी जादुई रसोई के अंदर झांकते हैं। किताब में एक समीकरण दिया है, 6CO2 + 12H2O goes to C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर असल में ये एक रेसिपी ही है ना? एकदम। ये फोटोसिंथेसिस की रेसिपी का सार है। इसमें 4 मुख्य सामग्रियां हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलती है, पानी जो जड़ों से आता है, सूरज की रोशनी जो एनर्जी देती है, और एक कह सकते हैं खुफिया मसाला, क्लोरोफिल। हाँ, ये वही हरा पदार्थ है जो पत्तियों में होता है और सूरज की रोशनी को पकड़ने का काम करता है। किताब में कुछ पुराने प्रयोगों का जिक्र है जो ये समझने में मदद करते हैं कि साइंटिस्ट ने ये रेसिपी खोजी कैसे। जैसे जोसेफ प्रीस्टले का वो चूहे और मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सोचिए 1770 के दशक में प्रीस्टली ने एक बंद जार में जलती हुई मोमबत्ती रखी तो वो बुझ गई। एक चूहा रखा तो उसका दम घुट गया। तो उन्हें समझ आया कि दोनों हवा को खराब कर रहे हैं। फिर उन्होंने उसी जार में एक पौधा भी रख दिया और चमत्कार हो गया। मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। ये सोचना कमाल की बात है कि उस वक्त प्रीस्ले को ऑक्सीजन के बारे में पता भी नहीं था। उन्होंने तो उस हवा को डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर जैसा कुछ अजीब सा नाम दिया था। बिल्कुल, यह हमें दिखाता है कि विज्ञान कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। उन्होंने एक पहेली का टुकड़ा खोजा और बाद में लिवोजियर जैसे वैज्ञानिकों ने उस टुकड़े को सही जगह पर रखकर पूरी तस्वीर साफ की कि पौधे असल में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। एक और प्रयोग है मोहल का आधा पत्ती प्रयोग। 1 मिनट। तो ये साबित करने के लिए कि पौधों को CO2 चाहिए, उन्होंने पत्ती का आधा हिस्सा एक ऐसी बोतल में डाल दिया जिसमें CO2 सोखने वाला केमिकल था। हाँ, ये तो बहुत ही क्लेवर डिजाइन है। क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, और बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। बोतल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH होता है जो सारी CO2 सोख लेता है। कुछ घंटों बाद जब आयोडीन से स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो सिर्फ बाहर वाला हिस्सा नीला होता है। एग्जैक्टली। पत्ती का सिर्फ वही हिस्सा नीला काला होता है जो बोतल के बाहर था और जिसे हवा से CO2 मिल रही थी। अंदर वाला हिस्सा वैसा का वैसा रहता है। ये सीधे सीधे साबित करता है कि बिना CO2 के खाना नहीं बनेगा। प्रयोग से पहले पौधे को कुछ दिन अंधेरे में रखकर डी-स्टार्च करने की बात भी है। इसका क्या मतलब है? ये एक जरूरी स्टेप है। मान लीजिए कि पत्ती में पहले से ही स्टार्च बना हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रयोग के दौरान जो स्टार्च बना वो हमारी कंडीशंस की वजह से बना? अच्छा। इसलिए पौधे को कुछ दिन अंधेरे में रखते हैं ताकि वो अपनी जमा की हुई सारी स्टार्च इस्तेमाल कर ले। अब पत्तियां एक कोरी स्लेट की तरह हैं।
समझ गई। अब जो भी नतीजा आएगा वो हमारे प्रयोग का ही होगा। हाँ। तो ये सारी खाना बनाने की प्रक्रिया पौधे में होती कहाँ है? हम क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की बात करते हैं। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे समझिए, क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिका के अंदर की रसोई या फैक्ट्री है, ओके। और क्लोरोफिल उस रसोई में काम करने वाला शेफ या वो मशीन है जो सूरज की रोशनी को पकड़ती है। तो क्लोरोप्लास्ट जगह है और क्लोरोफिल उस जगह में मौजूद पदार्थ है। और इस रसोई यानी क्लोरोप्लास्ट की बनावट कैसी है? इस फैक्ट्री के दो मुख्य हिस्से हैं। एक तरल हिस्सा है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, और इस तरल में सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं तैरती रहती हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन्हीं दो हिस्सों में बटी हुई है। अच्छा, तभी किताब में 2 चरणों का जिक्र है, प्रकाश निर्भर और प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं। बिल्कुल, पहला चरण प्रकाश निर्भर अभिक्रिया ग्राना में होता है, जहां क्लोरोफिल होता है। यहाँ सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ा जाता है, जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाँ, और 2 खास तरह के ऊर्जा के पैकेट बनाए जाते हैं। इनके नाम हैं एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH, ये नाम थोड़े मुश्किल हैं। आप इन्हें कोशिका की रिचार्जेबल बैटरी या एनर्जी करेंसी समझ सकती हैं। प्रकाश निर्भर अभिक्रिया इन बैटरियों को चार्ज करने का काम करती है। बहुत बढ़िया। तो ये चार्ज की हुई बैटरियां फिर कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं फैक्ट्री के दूसरे हिस्से यानी स्ट्रोमा में। यहाँ दूसरा चरण होता है, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया। ओके। पौधा इन चार्ज की हुई बैटरियों यानी एटीपी और NADPH की ऊर्जा का इस्तेमाल करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी अपने भोजन में बदल देता है। इसे प्रकाश स्वतंत्र क्यों कहते हैं? कुछ पुरानी किताबों में इसे अंधेरी अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन भी कहा जाता था। देखिए, अंधेरी अभिक्रिया कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि ये प्रक्रिया सूरज डूबने का इंतजार नहीं करती। अच्छा। जैसे ही पहले चरण से चार्ज की हुई बैटरियां तैयार होती हैं, ये प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, चाहे दिन हो या रात। बस इसे चलने के लिए सीधे धूप की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे प्रकाश स्वतंत्र कहते हैं। ये बैटरियों पर चलती है, धूप पर नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद हुए ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, और इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने वाली कड़ी है ये एनर्जी बैटरियां, एटीपी और NADPH। कमाल है। तो पौधे तो अपनी रसोई खुद चलाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया का क्या? हम सब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम ऊर्जा के लिए इन्हीं पौधों पर या फिर दूसरे जानवरों पर निर्भर है। यहीं से परपोषी पोषण की दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। हाँ, और यहाँ खाने के अलग अलग स्टाइल हैं। कुछ होते हैं मृतजीवी यानी सप्रोफाइट्स, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद या मशरूम। ये मरे हुए और सड़ते हुए पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। अच्छा। इनकी खास बात यह है कि ये अपना पाचन शरीर के बाहर करते हैं। शरीर के बाहर? वो कैसे? वे अपने पाचक एंजाइम सीधे भोजन पर छोड़ते हैं, उसे बाहरी सिंपल पोषक तत्वों में तोड़ते हैं और फिर उसे सोख लेते हैं। सोचिए, ये एक तरह से अपना पेट बाहर निकालकर खाना पचाने जैसा है। वाह। और परजीवी, मतलब पैरासाइट्स, जैसे अमरबेल या जूं? परजीवी दूसरे जीवित जीवों पर, जिन्हें हम मेजबान या होस्ट कहते हैं, रहकर उनसे बना बनाया भोजन चूसते हैं। अमरबेल पौधे पर लिपटकर उसके पोषक तत्व खींच लेती है। और वो आमतौर पर अपने मेजबान को मारते नहीं हैं? नहीं, क्योंकि अगर मेजबान ही नहीं रहेगा तो उनका भोजन भी खत्म हो जाएगा। सही बात है। और तीसरा तरीका है पूर्णभोजी यानी होलोजोइक, जैसा हम इंसानों में होता है, जहां हम भोजन को निगलते हैं और पाचन शरीर के अंदर होता है। पर ये एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है, जैसे अमीबा, जिसका तो कोई मुंह ही नहीं होता? अमीबा का तरीका बहुत अनोखा है। जब उसे कोई भोजन का कण मिलता है तो वो अपने शरीर का आकार बदलकर उंगली जैसी अस्थायी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। नकली पैर? हाँ, नकली पैरों से भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अपने अंदर एक बुलबुले में कैद कर लेता है, जिसे खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल कहते हैं। पाचन और अवशोषण सब कुछ इसी बुलबुले के अंदर होता है। और पैरामीशियम, जिसका आकार चप्पल जैसा होता है, वो तो अमीबा से ज्यादा व्यवस्थित लगता है। बिल्कुल,
पैरामीशियम के शरीर पर हजारों छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। वो इन सीलिया को एक साथ हिलाकर पानी में एक लहर पैदा करता है जो भोजन को धकेलकर उसके शरीर पर मौजूद एक खास जगह तक ले आती है जिसे साइटोस्टोम कहते हैं। तो वो उसका परमानेंट मुंह हुआ। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जटिल हिस्से पर, हमारी अपनी पाचन प्रणाली। ऊर्जा के उस कण की यात्रा अब हमारे शरीर के अंदर पहुंच चुकी है। शुरुआत होती है मुंह से। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ चबाते हैं, पर किताब कहती है कि पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। लार की क्या भूमिका है? हमारी लार सिर्फ भोजन को गीला करने के लिए नहीं है। उसमें एमाइलेज नाम का एक शक्तिशाली एंजाइम होता है जो स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, इसीलिए रोटी थोड़ी देर ज्यादा चबाने पर मीठी लगने लगती है? बिल्कुल, वो इसी एंजाइम का कमाल है। फिर भोजन बोलस बनकर भोजन नली से नीचे जाता है। ये नीचे कैसे जाता है? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से? नहीं, ये एक बहुत एक्टिव प्रक्रिया है जिसे पेरिस्टालसिस या क्रमाकुंचन कहते हैं। भोजन नली की मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं जो भोजन को नीचे पेट की तरफ धकेलती हैं। अच्छा, इसी वजह से अगर हम उल्टे लटक कर भी कुछ खाएं तो भी वो पेट तक पहुंच जाएगा। पेट में एसिड, ये सुनने में ही खतरनाक लगता है। वहां क्या होता है? पेट एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। इसकी दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिन नाम का एंजाइम छोड़ती हैं। एसिड का काम भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मारना और एक अम्लीय माहौल बनाना है। ये माहौल पेप्सिन एंजाइम को जगाने के लिए जरूरी है, जिसका काम है प्रोटीन को तोड़ना। एक आम सवाल जो दिमाग में आता है हमारा पेट खुद को ही क्यों नहीं पचा लेता? इतना खतरनाक एसिड है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण है कि पेट की दीवारों पर बलगम या म्यूकस की एक मोटी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो एसिड को दीवारों के संपर्क में आने से रोकती है। तो क्या पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है। क्यों? लार वाला जो एमाइलेज एंजाइम है वो पेट के एसिड वाले माहौल में काम नहीं कर पाता। तो पेट मुख्य रूप से प्रोटीन डाइजेशन का स्टेशन है। पेट के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है जो पाचन का असली केंद्र है। किताब कहती है कि इसकी बनावट पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत का काम सिर्फ पचाना नहीं, बल्कि पचे हुए भोजन को सोखकर खून में भेजना भी है। इसके लिए बहुत ज्यादा सतह क्षेत्र की जरूरत होती है। अच्छा। अगर आप छोटी आंत के अंदर की दीवार को देखेंगे तो वो सपाट नहीं होती। उस पर लाखों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विली की वजह से सोखने का सतह क्षेत्र एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। एक टेनिस कोर्ट जितना? कमाल है। और यहाँ यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज भी अपनी भूमिका निभाते हैं ना? हाँ, ये दोनों अपने पाचक रस एक पाइप के जरिए छोटी आंत में भेजते हैं। यकृत से पित्त रस यानी बाइल जूस आता है जो वसा मतलब फैट पर काम करता है। कैसे? आप इसे बर्तन धोने वाले साबुन की तरह समझ सकती हैं, जो तेल की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और अग्न्याशय? अग्न्याशय से अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस आता है जो एक तरह का सुपर जूस है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। किताब में एक सवाल है कि जब पेट से आया अम्लीय भोजन आंत में क्षारीय हो जाता है तो प्रोटीन पाचन का क्या होता है? ये भी एक बेहतरीन डिजाइन है। पित्त रस और अग्नाशयी रस क्षारीय होते हैं जो पेट के एसिड को बेअसर कर देते हैं। ये जरूरी है क्योंकि अग्नाशय से आने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन वो सिर्फ क्षारीय माहौल में ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पेट में एक तरह के एंजाइम ने काम किया और आंत में दूसरी तरह का एंजाइम अपना काम संभाल लेता है। तो ऊर्जा की यात्रा यहाँ पूरी होती है, पोषक तत्व खून में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये पोषण सही ना हो? किताब कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन की बात करती है। कुपोषण का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं होता, इसका मतलब है असंतुलित आहार। पाठ्यपुस्तक में 3 मुख्य स्थितियों का जिक्र है। पहली है क्वाशियोरकॉर, जो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है। सिर्फ प्रोटीन? हाँ, कैलोरी तो मिलती रहती है पर प्रोटीन नहीं। इससे बच्चों का पेट और शरीर फूल जाता है पर मांसपेशियां कमजोर रह जाती हैं। और दूसरी है मरासमस। ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी से होती है। ये भूखमरी जैसी स्थिति है जिसमें शरीर एकदम दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। और तीसरी स्थिति तो आजकल बहुत आम है, मोटापा। हाँ,
और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है मोटापा यानी ओबेसिटी, जो जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेने से होता है। ये तीनों ही कुपोषण के रूप हैं। हाँ, आहार में रेशेज यानी रफेजेस के महत्व पर भी जोर दिया गया है। हाँ, रेशे या फाइबर पचते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। ये मल त्याग को नियमित करते हैं और कब्ज से बचाते हैं। और आखिर में आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी विटामिन्स। किताब इन्हें 2 समूहों में बांटती है। हाँ, उनकी घुलनशीलता के आधार पर। एक है जल में घुलनशील, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये शरीर में जमा नहीं होते और इन्हें रोज लेना पड़ता है। और दूसरे हैं वसा में घुलनशील, ए, डी, ई और के। ये हमारे शरीर के फैट में जमा हो सकते हैं। चलिए कुछ प्रमुख विटामिनों और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के उदाहरण देख लेते हैं, जो हर किसी को पता होने चाहिए। जरूर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसुड़ों से खून आता है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, जो नसों और मांसपेशियों को कमजोर करता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने सूरज से चली ऊर्जा के एक कण का पीछा किया, उसे एक पत्ती की रसोई में ग्लूकोज बनते देखा, फिर उसे किसी जीव के शरीर में जाते और अंत में हमारे अपने पाचन तंत्र में टूटकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते देखा। सब कुछ घूम फिरकर उसी एक प्रक्रिया पर आता है, प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा अस्तित्व उन हरे पौधों पर निर्भर करता है, जो हमारे लिए सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। और ये भी कि संतुलित पोषण कितना महत्वपूर्ण है। बड़े पोषक तत्वों से लेकर छोटे विटामिन तक हर किसी की अपनी भूमिका है। और श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार। पाठ्य पुस्तक में एक छोटी सी लेकिन बहुत दिलचस्प बात का उल्लेख है कि हमारे आंत में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ विटामिन बनाते हैं। ये एक सहजीवी संबंध है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है, हमारे स्वास्थ्य और पोषण का कितना हिस्सा वास्तव में हमारे शरीर के अंदर रहने वाले इन खरबों सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है। ये हमें अपने शरीर को सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि एक चलते फिरते पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखने का एक नया नजरिया देता है।